मान्य सभासदों, मान्य उप सभापति जी, नमस्कार 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 नमस्कार। श्री प्रफुल्ल पटेल। माननीय उपसभापति महोदय, आज हमारे सदन में और दोनों सदनों में परसों से एक बहुत महत्वपूर्ण और उत्तम चर्चा हो रही है। राजनीति से उठकर और इस देश के संविधान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है और देश के संविधान के माध्यम से जो हमने पिछले आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो प्राप्त किया है, उस पर एक सघन चर्चा हो रही है। और इसलिए मैं हमारे राज्यसभा के हमारे सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था उन्होंने व्यक्त की है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक जिस तरह से हमारे देश को एक रखने में, बांधकर जोड़कर रखने में सफल रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो इस संविधान के जो शिल्पकार थे, उनका जो सपना है और जो हमारे देश के सभी 125 करोड़ नागरिकों की आशा है, अपेक्षा है और हमारा भी सपना है, उसको हम सबको मिलकर पूर्ण करना होगा। मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मेडन स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, उसके कुछ 4 पंक्ति में यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि I have got not the slightest doubt in my mind as to the future evolution and the ultimate shape of the social, political and economic structure of this great country. I know today we are divided politically, socially and economically. We are a group of warring camps. और वो खुद भी स्वीकार करते हैं कि and maybe even to the extent of confessing that I am probably one of the leaders of such a camp. But sir, with all this, I am quite convinced that given time and circumstances, nothing in the world will prevent this country from becoming one. With all our castes and creeds, I have not the slightest hesitation that we shall in some form be a united people. ये उनका प्रथम जो भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये उसका मैंने एक छोटा सा अंश आपको कोट किया। और ये आप भी मानते हैं, हम सभी स्वीकार करते हैं। विश्व में हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भारत 125 करोड़ लोगों का देश, ये एक अजूबा है कि इतने बड़े देश में लोकतंत्र किस तरह से चल रहा है, जहाँ अमीरी है, गरीबी है, जहाँ अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, जिस देश में धर्म जाति से हम लोग कितने हज़ारों साल से बिखरे हुए रहे हैं, इसके बावजूद भी ये भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत किस तरह से है, ये लोगों को आश्चर्य लगता है। और आपने भी कई बार कहीं बाहर गए होंगे तो आपसे भी कई लोगों ने चर्चा की होगी कि इतना बड़ा देश किस तरह से चलता है। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव के माध्यम से सरकारें बनती है, बदलती है। सरकार अच्छा काम करती तो उसकी सराहना भी लोग मतदान के माध्यम से करते हैं। सरकार ठीक नहीं चलती है तो उसको बदलने का भी मतदान से, वोट के माध्यम से हमारे यहाँ पर बदलाव होता है। ये एक हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के माध्यम से जो हमें मिला है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए हम लोगों को कहीं न कहीं इसके बारे में चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि हम किस तरह से हमारे लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। हमारे देश में
बहुत सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करते हैं। मैं और एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो एक वाक्य था उसको मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ऑन द 26th of January 1950 we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. कितनी सही बात कही उन्होंने कि हम आज आज़ादी के 68 वर्षों के बाद भी वही बात की और वही चीज़ की चर्चा हर रोज़ हमारे दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. ये कितनी सही बात बोली उन्होंने। मतलब 68 साल हमारे आज़ादी के लोकतंत्र के बाद भी हम लोग आज एक व्यक्ति की एक हम कीमत आज भी नहीं कर रहे हैं। हमने कई जगह देखा है हमारे देश में घटनाएं कितनी घटती है, कम हो ज़्यादा हो, अच्छी बुरी, लेकिन ये बात हमको हमारे दैनिक जीवन में रोज़ मिलती है। कहीं हमारे दादरी की अभी किस्से की बात हुई, कभी किसी दलित के बच्चों का अत्याचार होता है, किसी का कुछ होता है। खैरलान जी, मेरे ही लोकसभा के क्षेत्र में वो घटना घटी जिसमें जीवित लोगों को जलाया गया, दलित कुटुंब के लोगों को जलाया गया। इस तरह से जो घटनाएं हमारे देश में आज भी हो रही है, ये कहीं ना कहीं वो बात जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा संविधान बनने के पूर्व जो कही, उसको आज भी हम अपने जीवन में रोज अभी भी अनुभव कर रहे हैं। How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? इकोनॉमिक लाइफ की जब बात करते हैं तो आज भी गरीबी, भूखमर्रा, आज भी हम लोग, मतलब मैं इसमें किसी को दोष देना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज भी एज ए नेशन, हमारे पूरे देश के नाते हम लोगों को इसके बारे में सोचना होगा कि हम लोग आज भी, हम लोग रोज अभी भी गरीब को गरीब समझते हैं। गरीब के लिए खाली हमारे पास शब्द है, कुछ योजना इधर उधर की है, लेकिन उस गरीब को उस गरीबी से बाहर कैसे निकालना, इसके बारे में हम लोग केवल चर्चे तक सीमित हैं। हमारे पास आज भी कोई ठोस कार्यक्रम नहीं। और इसीलिए वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्रडिक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट, एल्स दोज हु सफर फ्रॉम इनइक्वालिटी will blow up the structure of democracy which this constituent assembly has so laboriously built up. मतलब उन्होंने खाली ये बात करके या उसका वर्णन करके यहाँ तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने एक 1925 नवंबर 49 में ये आगाही की कि अगर हम लोगों ने ये सारे मूल्यों को, इन सारे हमारे सिद्धांतों को, इन सारी जो विषमताएं हैं, भेदभाव है, अगर इसको दूर करने का काम नहीं किया तो हमारे इस देश की, हमारी लोकतंत्र को हम अपने आप ही विस्फोट करेंगे। और ये बात इसलिए सही है कि 125 करोड़ लोगों के देश में हम सब लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक जीवन से हमेशा जुड़े रहे हैं। आज सुबह उपसभापति महोदय घर पे, हर हमारे सांसद के घर में कोई ना कोई मिलने आता है अपने काम को लेकर। एक ज़माना था कि लोग आते थे हमारे पास, गांव में सड़क बना दीजिए, गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन आज अगर 100 आदमी सुबह आता है किसी सांसद के घर पे तो 99 लोग केवल रोजगार के लिए, नौकरी के लिए आते हैं अपने बच्चों के लिए, और एक आधा आदमी आता है वो एक अपना व्यक्तिगत निजी काम के लिए आता है। अब कोई सार्वजनिक काम के लिए इसलिए नहीं आता है क्योंकि आज इतने बड़े देश में हमने इतनी प्रगति करने के बावजूद हम इतने बड़े नौजवानों की फौज को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उनका भविष्य हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी कहीं दादरी होगा, कहीं खैरलान जी होगा, कहीं अलग अलग तरह की घटनाएं इस देश में घटते रहेगी तो हम हमारे लोकतंत्र को हम अपने आप ही समाप्त कर देंगे। यहाँ पर भी एक विस्फोटक परिस्थिति हमारे देश में भी इनकार नहीं की जा सकती। ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 49 में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण था, और इस बात को हम लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर घटना रोज घटती है।
हम लोगों ने उन्होंने इकोनॉमिक्स को कितना वेल डिफाइन किया। उन्होंने कहा आवर ऑब्जेक्ट in framing the constitution is really twofold: to lay down the form of political democracy, and two, to lay down that our ideal is economic democracy. आज हम लोग गरीब को गरीबी की, मैंने कहा ना कि सिर्फ हम बातें करेंगे, लिप सर्विस करेंगे, लेकिन उसको सही अर्थ में उसको दूर करने के लिए हम काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये ठीक बात कही कि to lay down that our ideal is economic democracy, and also to prescribe that every government, whatever is in power, shall strive to bring about economic democracy. The directive principles have a great value, for they lay down that our ideal is economic democracy. This is all I am quoting from what he said then. And these things hold as much as they were true then, maybe more even today. Because as I said, of the kind of population explosion we have, for our knowledge, I'm sure all of us know it, but the last Lok Sabha election witnessed, we had 84 crore registered voters. Out of those 84 crore registered voters, Deputy Chairman Sir, there were 14 crore voters who were of the age of 18 and 19, first time registered. And out of the 84 crore voters, 19 crore voters were below the age of 22. That means they had not voted in the previous Lok Sabha election. That means almost close to 20% of India's demographics was a first-time voter in the last Lok Sabha election. And I can tell you, whichever government comes or goes, we are happy. There is no question in democracy. We wish the Narendra Modi government well. But the point here is, and what I mentioned earlier, that if such a large young population, restless population of India cannot be given its economic freedom and power, we are certainly going to see governments coming and going. What happened in Bihar or what happened in Delhi, do not take it as an aberration. It is a fact that people are not able to realize their true potential. They are not getting economic freedom, and this is the kind they will react through the ballot. They cannot react through the bullet, but that is something which we will have to take care of. And that is why, when you talk of a government and how governments work, again, I quote from Dr. Ambedkar. While everybody recognizes the necessity of the diffusion of constitutional morality for the peaceful working of a democratic constitution, there are two things interconnected with it which are not, unfortunately, generally recognized. What does he say? One is that the form of administration has a close connection with the form of the constitution. What does it mean? When Behenji was talking in the morning about your ministers talking and making such statements about people without the sensitivities of people in mind, what does it mean? Is it not a reflection of the administration against the spirit of the Constitution? What does the spirit of the Constitution? Would you want somebody to comment on a Dalit as if somebody is as an animal? Would you like to comment on the killing of people as if something has happened just, by some forces which have no connection with the religion of the person? Well, I think we have to understand it, and therefore, what he said further is, the form of administration must be appropriate to and in the same sense as the form of the Constitution. The other is that it is perfectly possible to pervert the Constitution without changing its form by merely changing the form of the administration. So you may have a constitution which talks all good things, which means, of course, a constitution on reading is a holy Bible, that's a temple of democracy. We sit here, everybody has a respect for the Constitution. But the spirit of the Constitution is reflected through the administration and how you work and what are the things happening in this country. Look at the series of events which have happened. I am not only talking of this government, I am talking since the time we have become independent, since the time we have adopted the Constitution. But in the last, today when we talk, obviously we will be referring to the incidents which have been taking place in the last 18 months. And therefore, the administration cannot be quiet
by simply saying that these are one-off things. Somebody said it. We have no reason to, contradict it. These are individual views. There may be individual views, but as long as they are not countered by a collective view, as long as they are not countered by the will of the government and the might of the government, those individual views will also be reflected as the government's views of the day. And therefore, you have to take responsibility for these things. And therefore, without all these things, you will not be able to, actually, when we talk of celebrating Dr. Ambedkar's life, 125 years of his existence, the other side, we are talking of celebrating the Constitution of India, because we have him as the author of the Constitution. We have to read not only the Constitution, but the spirit with which the Constitution was written. And therefore, I quoted from what Dr. Ambedkar said. I would like to say, Deputy Chairman Sir, that there are many things over the years which have happened. It's not just about the tolerance in the country and the equality or the inequality which we have seen in this country. There are so many other things which we also need to do. Even as a parliament, we have the right to enact the Constitution. We have the right to change the Constitution. We have a right to discuss and debate. We form laws, we legislate. Dr. Ambedkar had given segregation of powers to the Constitution. We have the judiciary, we have the legislature. We decide so many things. In the last so many years, we have to also worry that the segregation of powers, though well defined, there is something which is not going right. We legislate, the courts dispose. We propose, they dispose. Why is this happening? And is this the right balance which we should strike? We will have to look at this also. And in a way where we are able to draw the right balance and take things forward. Otherwise, Parliament will only be left in the hands of another body to decide for what we should be legislating. I think that is also not what the spirit of the Constitution is. And that's why we have to look at certain issues in a larger context. Deputy Chairman Sir, we have had many incidents in our country. I just mentioned a few of them. I would also like to say that there is something called intolerance which is being talked every day. Nobody would like to see intolerance in our country. We talked about it as lip service. I want to give you an example of what should happen. In Maharashtra, Marathwada, there is a university in Aurangabad. Marathwada University was, the first college in that university was set up by Dr. Baba Saheb Ambedkar, the millionth college. Our esteemed member is from that area. The Senate of that university decided to name that university as Dr. B.R. Ambedkar University. No, that was proposed by the Senate. No, by the Senate. Then there was a big agitation for and against. Why should the name be there? Several leaders, our Athavale, who is also here, is not present. All these people, there was a big Dalit movement in Maharashtra. And everybody said no. There were violent protests, there were killings, there were long marches and so on. And eventually this went on for years and years. Sharad Pawar ji was the Chief Minister of Maharashtra. And I remember, and I am saying this with first-hand knowledge, when this decision was taken, everybody in the Congress party, we were in the Congress then, came and said, do not fall into this trap and do not take this decision to rename the university. Sharad Pawar ji, with the 7-8 people who were sitting there, and I was one of them, said, whatever may happen, but the fact is
that this university truly deserves to be named after Dr. Ambedkar. Even if we lose our government, even if we lose politically, we will not hesitate, but we will bring this debate to an end, and we will give the name of this university as Dr. Baba Saheb Ambedkar University. It was done, and true to what he said, 6 months or 1 year later when the elections took place, we lost the elections, we were in opposition, we were in the Congress party at that time. But the naming of the university was done, and this is where I would like to say that all of us, we go for political convenience. Many of us speak of all what we talk of the Constitution, Ambedkar, बड़े छोटे गरीब दलित आदिवासी, बट वो बातें केवल रह जाती है जब कीमत होती है, राजनीतिक कीमत की बात आती है, तो हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा इसमें क्या लाभ हो रहा है, मुझे इसमें से क्या मिलने वाला है, मैं इसमें से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। और इसीलिए ये बात को कहीं ना कहीं इसको हम लोगों को भी सोचना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जब उन्होंने सोचा कि हिंदू संस्कृति का जो प्रभाव हमारे देश में ऊंच नीच हजारों साल की हमारी पुरातन जो हमारे विरासत है, इसको कहीं ना कहीं इस विषमता को दूर करना चाहिए। उन्होंने लड़ाई तो लड़ी, अब उन्होंने संविधान दिया, उसके अलावा भी उनकी इस मूवमेंट को, दलितों को, पिछड़ों को आगे, मतलब उनकी ये इसके बारे में लड़ाई के उनको आगे जाना था। जब सवाल आया, उन्होंने सोचा कि इसी संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में हमको न्याय नहीं मिलने वाला है, तब उन्होंने धर्मांतर के बारे में सोचा। धर्मांतर के बारे में सोचने के वक्त कई उनके सामने पर्याय थे, कई लोगों ने उनको अलग अलग बातें की, बहुत सारे, मतलब मैं किसी धर्म मजहब की बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने बहुत सोच विचार कर उन्होंने बुद्धिज्म का उन्होंने स्वीकार किया। और क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि बुद्धिज्म हमारे ही देश का एक अंग है, हमारे ही देश से ये धर्म की शुरुआत हुई है, और बुद्धिज्म हमारे भारतीय संस्कृति से सबसे नजदीक है। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म त्यागा, लेकिन उन्होंने कोई और इधर उधर धर्म के स्वीकार नहीं करते हुए उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। ये बात अब रामदास जी, अब आप आ गए हैं, इसकी पुष्टि आप कर सकते हैं। और इसीलिए आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बहुत चर्चा करते हैं। सब लोग अब होड़ लगी है कि हम किस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की स्मृति को हम अभिवादन करें और हम उसके राजनीतिक लाभ लें, लेकिन ये बातें कोई ज़्यादा, ये कोई किसी की चलने वाली नहीं है। अभी हमारे मुंबई में इंदू मिल का, हम वहाँ पर जहाँ पर उनकी चैत्य भूमि है, जहाँ उनका अंतिम संस्कार, उस भूमि को वहाँ पर एक बहुत भव्य स्मारक बनाने की बात। स्मारक का अभी उद्घाटन, अभी उसका क्या कोई फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में तो हम लोगों को किसी को बुलाया नहीं, लेकिन वो स्मारक के लिए जगह किसने दी, उस स्मारक का निर्णय किसने लिया? उस स्मारक का निर्णय हमारी सरकार ने लिया, हमने लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के नेतृत्व में लिया, शरद पवार जी के नेतृत्व में लिया। इस बात को बहुत जल्दी से, आप वहां चले गए हैं तो आप भूल गए, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, नहीं आप बैठ जाओ। डिप्टी चेयरमैन सर, निर्णय ये सरकार ने अनाउंस किया था, लेकिन वो जल्दी भूमि पूजन नहीं किया आपने। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बहुत 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 खुशी। और एक बात, अब क्योंकि खड़े हो गए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि टॉलरेंस की बात, जो इनटॉलरेंस की जो डिबेट हो रही है, इसके लिए मैं टॉलरेंस की बात बताना चाहता हूँ। कि टॉलरेंस की बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता शरद पवार जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और मैं आपको ये बात फख्र के साथ क्यों कहना चाहता हूँ, और कांग्रेस में थे हम उस वक्त, सारे रामदास जी यहाँ विटनेस है, ये सब ये हमारे साथी थे उस टाइम पे अलायंस में, रामदास आठवले जी, आर.एस. गवई साहब, जोगेंद्र कवाड़े जी, प्रकाश अंबेडकर जी और सुशील कुमार शिंदे जी, पांचों हमारे नेता
लोकसभा में ओपन सीट से जीतकर आए महाराष्ट्र में, यह भी टॉलरेंस की एक मिसाल है। ओपन सीट से जीतकर, और यह बात आप इसलिए आप वहां गए तो हार गए, मगर मैं अभी उनको मंत्री नहीं बनाया और ये हार गए एक बार, तो उनको हमने तुरंत मंत्री बनाया वहां पर शरद पवार जी ने। ठीक बात है, हाँ पहले ही तो। जब मैंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था आरपीआई ने, तब महाराष्ट्र में मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया। बिल्कुल बनाया ना आप। लेकिन शिरडी में आप लोगों ने मुझे हराया, इसीलिए मैं इधर आ गया। शिरडी में हराया, तो इसीलिए मतलब खैर मैं उपसभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ इस कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा। चुन के नहीं आया तो भी शरद पवार जी ने उनको बुलाया, उसमें मैं भी था। मुझे बोले कि उनको लाइए आपके दोस्त को, और उनको मंत्री बनाने का काम किया। जब वो खाली कार्यकर्ता थे, वो बनना भी नहीं चाहते थे। बोले मैं कैसा मंत्री बनूं, मैं नेता हूं। अच्छा मेरा भाषण। all right. That's okay. Now please. उपसभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो बहुत सारी बातें जो हो रही है, अच्छी बात है। हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, ये हमारे सबके लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। और इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा और उस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ा सके, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को केवल संविधान के शिल्पकार के नाम पे पहचाना जाता है, मतलब अक्सर चर्चा वही होती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले तो उनकी पीएचडी काय में थी, इकोनॉमिक्स में था। उनका डॉक्टरेट किस चीज में था कि रूपी, yes, the rupee, the problem of the rupee was his thesis for his PhD. बहुत कम लोग ये बात को जानते हैं कि जब आजादी के पहले की जो सरकार बनी थी, जो इंटरिम, उसमें उन्होंने वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय की, एनर्जी मंत्रालय की, लेबर मंत्रालय, ऐसे विभिन्न विभागों की उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकारी। बहुत कम लोगों को मालूम है कि भाखड़ा नांगल या दामोदर वैली, ये जो हमारे महत्वपूर्ण हमारे जो प्रोजेक्ट है, ये इसके सही शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर थे। बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी कल्पना थी। बनाने का काम तो फिर वो तो सरकार जो भी होगी, बट दिस इज, आई एम कोटिंग अ फैक्ट, आई एम नॉट कोटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स ऑफ in a debate like this. I am just quoting the fact that he was the person. So in back, go home in Punjab, now you should realize, and आप लोग बोलिए इस बात को। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कल्पना, निर्मिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। नेशनल ग्रिड बनना चाहिए, आप उनके पुराने पन्ने उठाइए और उसमें से सरकार के, आपके पास तो सब चाबी है, आप देखिए कि कहां से इस सारी बातों की कल्पना हुई। ये सारी चीजों का एक प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में हम लोगों ने कभी चर्चा का विषय नहीं बनाया। हम लोगों ने केवल जब भी बात की डॉक्टर अंबेडकर की, तो सिर्फ घटना के शिल्पकार, सोशल रिफॉर्मर। खुशी की बात है, वो तो है ही, वो थे, लेकिन साथ साथ में उन्होंने इस देश को भी काफी इकोनॉमिक डायरेक्शन और विजन देने का काम किया। और इसीलिए साथियों, हम लोगों को आज जब एक प्रकार से एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम लोग उनके एक स्मरण में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, हम हमारे संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको और हमको हमारे देश का आगे का एक भविष्य किस तरह से हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। देश में, हमारे देश में रोज ये ऊंचाई नीचाई, दलित आदिवासी के ऊपर अत्याचार, माइनॉरिटीज़ के बारे में हम लोग रोज चर्चा करें, ये हमारे लिए ये कोई बहुत शोभा देने वाली बात नहीं है।
कहीं ना कहीं हम हमारे देश को एक कैसा कर सकते हैं, एक वाक्य कैसा कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन करना है। और इसलिए मैं अंत में खाली इन क्लोजिंग आई एम जस्ट रीडिंग one paragraph of his speech, and I'm only saying this because I heard many speeches, not many people have quoted him, but I think this is a very, very relevant paragraph. I read this and I close. I think it will capture the essence, and that will be the true tribute to Dr. Ambedkar. He said, in this country, both the minorities and the majorities have followed a wrong path. It is wrong for the majority to deny the existence of minorities. It is equally wrong for the minorities to perpetuate themselves. A solution must be found which will serve a double purpose. It must recognize the existence of the minorities to start with. It must also be such that it will enable majorities and minorities to merge someday into one. The solution proposed by the Constituent Assembly is to be welcomed because it is a solution which serves this twofold purpose. To diehards who have developed a kind of fanaticism against minority protection, I would like to say two things. One is that minorities are an explosive force which, if it erupts, can blow up the fabric of the state. The history of Europe bears ample and appalling testimony to this fact. The other is that the minorities in India have agreed to their place of existence in the hands of the majority. In the history of negotiations for preventing the partition of Ireland, Redmond said to Carson, "Ask for any safeguard you like for the Protestant minority, but let us have a united Ireland." Carson's reply was, "Damn your safeguards, we don't want to be ruled by you." No minority in India has taken this stand. This is very important. No minority in India has taken this stand. They have loyally accepted the rule of the majority, which is basically a communal majority and not a political majority. It is for the majority to realize its duty not to discriminate against minorities. Whether the minorities will continue or will vanish must depend upon this habit of the majority. The moment the majority loses the habit of discriminating against the minority, the minorities can have no ground to exist. They also will vanish. So this is quoting Dr. Ambedkar. Today, if we really want to pay a tribute to a great man and to the great Constitution of India, which we have all accepted, I think we will have to go back to history and read what he said, what he prophesied 60, 70, 80 years ago, and that is still is very, very valid today. And without all this, sorry, Deputy Chairman, sir, in spite of all our good intentions, we may have a constitution, we may celebrate it, we may have every 26 November as the Constitution Day of India, which is nothing bad about it. But if you do not espouse the spirit and live and work with the spirit of the Constitution and the people who enacted the Constitution, I think this will be a farce of democracy. With these words, let us all work together to celebrate our great Constitution and pay our tributes to Dr. Ambedkar. Thank you, Sri Praful Patel. Thank you very much. Sri K.